Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today our topic is fat digestion. In previous lecture we studied about digestion in stomach, digestion in small intestine, digestion of nucleic acid in small intestine. तो अब हम क्या करेंगे, फैट की डाइजेशन देखेंगे. तो अब तक हम सारी चीज़ों की वन बाय वन डाइजेशन को कवर करते आए. अब जैसे ही ये फैट की डाइजेशन को हम कवर करेंगे तो उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन के टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है. डाइजेशन एक अलग चीज़ है, फूड को डाइजेस्ट करना, और एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज़ है, उसको एब्जॉर्ब करना. ठीक है, तो डाइजेशन के बाद हम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे. आज हम करेंगे फ़ैट की डाइजेशन, और फैट की डाइजेशन बिल्कुल एक अलग तरीके से होती है, बहुत ही यूनिक तरीके से होती है फ़ैट की डाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया है. अब उसके अंदर अगर हम ऑयल के ड्रॉप्स को डालें तो आपने ये देखा होगा कि जो ऑयल है वो एक सेपरेट लेयर बना लेगा, बिल्कुल अलग से ऊपर की तरफ ये तैरता रहेगा. ठीक है, कभी भी पानी के साथ ऑयल मिक्स नहीं होता. तो यही स्टोरी बिल्कुल सेम हमारे स्टमक में भी है. जब हम फूड खाते हैं तो हम क्या है, होलोजॉइक है ना, कुछ भी हुआ सब हमारे पेट के अंदर, चाहे वो पिज़्ज़ास हो, समोसास हो, बर्गर्स हो, तो हम खाते हुए नहीं देखते ना कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, क्या बहुत ज़्यादा ऑयली है. तो हम जो फूड खाते हैं, अब उसके अंदर जो ऑयली चीज़ें होती है, जो ऑयली कंटेंट होते हैं, अब हमारे स्टमक के अंदर भी बिल्कुल ये स्टोरी होती है. स्टमक के अंदर पानी होता है. ठीक है, तो जब हम जो ऑयली फूड है वो जब हम खाते हैं तो वो स्टमक के अंदर जाके बिल्कुल इसी तरह से एक सेपरेट लेयर बना लेता है. स्टमक के ऊपर ऊपर बड़े बड़े इस तरह से फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो ऊपर बिल्कुल अलग से तैर रहे होते हैं, और वो कभी भी मिक्स नहीं हो पा रहे होते हैं एंजाइम्स के साथ. तो उनकी फैट की डाइजेशन स्टमक में ठीक तरह से हो नहीं पाती. क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एक तो फ़ैट का साइज़ बहुत बड़ा होता है. ठीक है, एक तो फ़ैट का साइज़ बहुत बड़ा होता है. यही मैं दिखा दूँ, ये फ़ैट है, फ़ैट असल में ही फ़ैट है, फ़ैट बिल्कुल फ़ैटी ही है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है. और इस फ़ैट को जो डाइजेस्ट करेगा वो जो एंजाइम है लाइपेस, इसका साइज़ आप देख सकते हैं और इस फ़ैट का साइज़ आप देख सकते हैं. दोनों का साइज़ बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया है. फ़ैट का साइज़ बड़ा होता है और ये लाइपेस है हमारा वो एंजाइम जो इस फ़ैट को डाइजेस्ट करेगा. अब इतने बड़े फ़ैट के ड्रॉपलेट को ये एंजाइम किस तरह से डाइजेस्ट कर सकता है? अगर सीधे लफ्ज़ों में कहें हम तो ये एंजाइम किस तरह से खा सकता है इस फ़ैट के ड्रॉप को? तो ये एंजाइम इस फ़ैट के ड्रॉप को खा सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ़ैट के ड्रॉप के छोटे छोटे इसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये एंजाइम के मुंह के साइज़ के हो जाए और ये एंजाइम आसानी से उसको खा ले. यानी कि अगर हम बायोलॉजी की ज़ुबान में कहें तो ये एंजाइम आसानी से इस पर एक्ट कर सके और फिर इसकी डाइजेशन फ़ैट की हो सके. ठीक है, और इसका एक और दूसरा रीज़न जो है फ़ैट की डाइजेशन का, वो ये है कि ये जो फ़ैट है ये हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिक मीन्स पानी से डरना. इस फ़ैट को क्या पानी से डर लगता है. ये फ़ैट क्या करता है, पानी से दूर भागता है. हाइड्रोफोबिक है ये. ठीक है, ये फ़ैट क्या है, हाइड्रोफोबिक है. और ये जो लाइपेस है हमारे पास, ये जो हमारा एंजाइम है, ये क्या है, एक प्रोटीन है. और प्रोटीन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में ये घुल जाते हैं. और ये जो प्रोटीन है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है. तो ये हाइड्रोफिलिक है ये एंजाइम लाइपेस जो कि इसको डाइजेस्ट करेगा. और ये फ़ैट क्या है, हाइड्रोफोबिक है. तो कभी भी एक हाइड्रोफिलिक डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता किसी भी हाइड्रोफोबिक पे. ठीक है, इसकी मेन रीज़न एक ये हो गई. ठीक है, कभी भी एक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पे डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फ़ैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाना पड़ेगा. और इस फ़ैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के लिए कौन आएगा, यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स आएंगे. और ये बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, इट्स अ डाइजेस्टिव जूस विदाउट एंजाइम. इनके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता लेकिन फिर भी ये क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं. ठीक है, बाइल सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स के अंदर पाया जाता है Na ग्लाइकोलेट और Na टोरोकोलेट. ठीक है, अब ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनका स्ट्रक्चर
कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये इनका हेड है और ये पीछे इनकी टेल है, ठीक। अब ये बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे, इस फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ेंगे। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स है, ये जो बाइल सॉल्ट का हेड है, ये हेड इसका क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और जो इसकी ये टेल है, ये टेल क्या है, ये टेल हाइड्रोफोबिक टेल है इनकी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फैट था, ये फैट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये फैट भी। और ये जो बाइल सॉल्ट की ये टेल है, ये टेल भी हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी हाइड्रोफिलिक डायरेक्टली हाइड्रोफोबिक पे एक्ट नहीं कर सकता। ये जो बाइल सॉल्ट का जो ये हेड है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड इसका डायरेक्टली किसी हाइड्रोफोबिक फैट पे डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों में से, इसके हेड और टेल में से कौन सा वो पार्ट है जो इस हाइड्रोफोबिक पे डायरेक्टली एक्ट कर सकता है? तो वो पार्ट है इसका टेल, क्योंकि इसकी टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और ये फैट भी क्या है, ये फैट भी हाइड्रोफोबिक है। तो एक हाइड्रोफोबिक पे दूसरा हाइड्रोफोबिक डायरेक्टली एक्ट कर सकता है, बिल्कुल एक्ट कर सकता है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है, इन बाइल सॉल्ट्स के अंदर ये बाइल सॉल्ट्स की जो ये टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल, वो इन हाइड्रोफोबिक फैट के चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे, इस फैट को कोट कर लेंगे, इस फैट के चारों तरफ अपनी बाइल सॉल्ट्स की कोटिंग कर लेंगी, ठीक है, ताकि इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाए, ठीक। हेड ने क्यों नहीं की कोटिंग, क्योंकि हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और हाइड्रोफिलिक डायरेक्टली हाइड्रोफोबिक पे एक्ट नहीं कर सकता। कौन एक्ट कर सकता है, हाइड्रोफोबिक एक्ट कर सकता है। और हाइड्रोफोबिक यहाँ पे कौन है, ये हाइड्रोफोबिक टेल, बाइल सॉल्ट्स की ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। तो इसने क्या किया, चारों तरफ से इसने फैट के चारों तरफ बाइल सॉल्ट्स की कोटिंग कर दी। और इस कोटिंग के इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इमल्सिफिकेशन कहेंगे। इस कोटिंग के इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन कहेंगे। यहाँ मैंने छोटी छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, कोटिंग ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स विद बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। इसकी क्या हो गई, यहाँ पे कोटिंग कर दी गई। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब बाइल सॉल्ट्स की इसके ऊपर कोटिंग कर दी गई, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये आप देख सकते हैं फैट जो इतना बड़ा था उसको तोड़ तोड़ के ये छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। ये छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जो फैट के चारों तरफ ये जो बाइल सॉल्ट्स की कोटिंग हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मिसेल्स कहेंगे, ठीक है। फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विद बाइल सॉल्ट्स इज नोन एज मिसेल्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फैट जो है छोटे छोटे ड्रॉप्स में इनको तोड़ दिया गया। अब लाइपेस इनको आराम से खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। यानी कि लाइपेस ये जो एंजाइम है अब इस पर एक्ट कर सकता है, बिल्कुल एक्ट कर सकता है। अब लाइपेस क्या करेगा, इस पर एक्ट करेगा और इनकी डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है इसी चीज़ की, कि क्यों इसको डाइजेस्ट नहीं किया गया, इसको क्यों डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं किया गया। आप चाहे तो इस डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हैं अपने पास, लेकिन ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे समझाई है। फैट इज़ हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सो लाइपेस कैन नॉट एक्ट डायरेक्टली, इस पर एक्ट नहीं कर सकता लाइपेस, ठीक है। तो इस तरह से फैट की जो डाइजेशन है वो हो जाती है। कौन करता है फैट की डाइजेशन, लाइपेस। ये एंजाइम आएगा फैट की डाइजेशन करने के लिए, लेकिन फैट को क्या किया जाएगा, छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाएगा बाय इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और ये सब कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब फूड को हमने चबाया और वो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ और उसको हमने सॉलो किया, तो वो फेरिंक्स से इसोफेगस से गुजरता हुआ जब स्टमक के अंदर एंटर हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, वो बोलस कहलाएगा। द राउंड मास ऑफ फूड, वो क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो बोलस स्टमक के अंदर, जब उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिक्स हो जाते हैं, उसकी थोड़ी बहुत वहाँ पे डाइजेशन हो जाती है। और स्टमक के अंदर हमने देखा था कि प्रोटीन्स की सेमी डाइजेशन हो रही थी। तो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके जब स्टमक से
वो जो फूड है वो निकल के जब जा रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है वो। और हमने देखा था कि स्टमक का पीएच कितना है, बहुत हाईली एसिडिक होता है 1 से लेकर 3 तक। तो इस काइम का भी पीएच 1 से लेकर 3 तक होगा जैसे ही वो स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके पीएच को न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड की डाइजेशन होगी, तो फूड की डाइजेशन के दौरान उसमें जो बाइल सॉल्ट्स आएंगे और उसमें बहुत सारे पेनक्रिएटिक जूस होंगे, इंटेस्टाइनल जूस होंगे उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो काइल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ये फैट की डाइजेशन का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम एब्जॉर्प्शन शुरू करेंगे, फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है उनके सारे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।